देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, उनके बारे में। फिर अभी का जो आर्थिक सर्वे आया है उसके अकॉर्डिंग अभ्यारण्य। फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर टोटली बाघ परियोजना कितनी है ये। उसके बाद में एक बिंदु पढ़ेंगे, वो है आपके वन्य जीव सुबंकर। चार तो ये। इसके बाद में पढ़ेंगे 21 दिसंबर 2024 की बात। 21 दिसंबर 2024 को क्या हुआ था, उस रात क्या हुआ, मतलब 21 दिसंबर 2024 को क्या हुआ। आप तो सब पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो ध्यान रखते ही हैं कि कौन सी घटना कब हो रही है। लेकिन सर मैं तो उस रात जल्दी सो गया था। कम से कम ऐसा तो बोली दो। आप तो रात का पूछ रहे हो, दिन का पूछते बता ही देते। ध्यान नहीं रखते आप ना। ये उधर वाला खींचो ना, ये चालू करना है। राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बाघ परियोजना, शुभंकर, चार ये। पांचवा जो बिंदु पढ़ेंगे 21 दिसंबर 2024 को क्या हुआ, वन रिपोर्ट है। आप सोकर उठे तब तक राजस्थान में वन चेंज हो चुका था, लिखो। फिर हम उसके बाद में पढ़ेंगे वन रिपोर्ट 23 के आंकड़े 24 में आए, क्योंकि वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्षों के बाद में होती है। इसका मतलब इसके बाद में जो रिपोर्ट आएगी उससे पहले आपको लग जाना है नौकरी में। उधर हस्तशिल्प नीति जब तक प्रभावी रहे तब तक नौकरी लग जाना है, और इधर से वन रिपोर्ट जब तक आए, क्योंकि अगली आएगी वन रिपोर्ट 2025, लेकिन जारी होगी 2026 में। ओके, ये पढ़ेंगे पांचवा बिंदु। उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर जंतु वाले, क्या पढ़ेंगे, जंतु वाले। फिर इसके अंदर हम पढ़ेंगे मृगवन। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन रिजर्व, यानी कि संरक्षित क्षेत्र। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे यहां पर प्रमुख वनस्पति। फिर पढ़ेंगे हम आखेट निषेध क्षेत्र। तो इस पूरे वन्य जीव संपदा में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये 10 बिंदु पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया ये टॉपिक क्या है। तो ये टॉपिक ये है, ठीक है। ओके, हेडिंग डाल दीजिए सबसे पहले मास्टर कैप्सूल। बहुत अच्छा टॉपिक है। कभी भेड़िया आएगा, कभी चित्तल आएगा, कभी आपके किंगफिशर छोटा किलकिला आएगा, कभी आपके बियर भालू, तो मतलब वाले प्रकाश अच्छा से, कभी लेपर्ड आ जाएगा, तेंदुआ। हाँ, चलो लिखे, चलिए शुरू करते हैं, परिचय शुरू करते हैं। लिखिएगा मास्टर कैप्सूल। मास्टर कैप्सूल में पहली लाइन लिखिए, रियासत काल में ये जो राजपूताना है, ये जो राजस्थान है, रियासत काल के अंदर राजपूताना, ये जो राजस्थान है, इसे शिकारियों की शरणस्थली के रूप में जाना जाता है। कि यदि कोई शिकारी है तो वो कहां आ सकता है, राजस्थान में। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि रियासत काल के अंदर स्वयं जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो स्वयं शिकार खेला करते थे। तो वो जब स्वयं शिकार खेला करते थे तो दूसरा कोई शिकार कर लेगा तो राजा उसको सजा थोड़ी सुनाएगा। राजा कहा करता था, वाह क्या कला है तुम में, एक ही तीर से 2 निशान कैसे, समझे। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे रियासत काल के अंदर रियासतों में जब भी कोई राजा हुआ करता था तो वो अपने लिए एक मनोरंजन के लिए एक नया उत्सव शुरू किया करता था। जैसे अहेरिया उत्सव की शुरुआत किस राजा के समय हुई थी, अहेरिया उत्सव, यानी पहली बार ऐसा अवसर आया था जब राजा ने कहा था कि शिकार खेलने जाएंगे, लेकिन अकेले नहीं जाएंगे, अपने सभी दोस्त और रिश्तेदारों को साथ में लेके जाएंगे। रतन सिंह के समय, किसके समय, रतन सिंह के समय अहेरिया उत्सव की शुरुआत होती है और उसी उत्सव में वो स्वयं मारे जाते हैं। तो शिकारियों की क्या है, शरणस्थली। इसके अलावा लिख लीजिए शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता है, शिकारियों का स्वर्ग है ये। मुझे लगता है इसी लाइन को
तो रियासत काल के अंदर राजपूताना जो है वो क्या कहलाता था? शिकारियों का स्वर्ग। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी रियासतें हुआ करती थी जहां पर वन्य जीव संरक्षण को लेकर भी कार्य किया गया था। देखिए कुछ समय की विशेष बातें हम पढ़ते हैं। जैसे 1901 1901 ईस्वी की हम बात करते हैं तो टोंक जो रियासत है, टोंक रियासत, ये राज्य की प्रथम रियासत है, राज्य की प्रथम रियासत जिसमें वन्यजीव जंतु वे पक्षी संरक्षण शिकार एक्ट बनाया गया था। यानी कि शिकार पर रोक लगाई थी। वो पहली रियासत कौन सी है? टोंक रियासत है। बात कब की है? 1901 की है, लिखो। इसी क्रम में अगली जो बात हम करें तो वो है आपकी 1910 की। 1910 के अंदर बात है मारवाड़ रियासत की। और मारवाड़ जो रियासत है ये राज्य की वे प्रथम रियासत है जिसने वन्य जीव जंतु वे पक्षी संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया था, कानून बनाया था। लिखो, राज्य की प्रथम रियासत जिसने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया। ये दो काम पहले भी हुए थे। उसके बाद में आप देखेंगे तो 1951 के अंदर 1951 के अंदर राजस्थान राज्य वन्य जीव जंतु वे पक्षी संरक्षण अधिनियम लाया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। 1951, 23 अप्रैल 1951 सरकार को लगा एक्शन लेना चाहिए तो सरकार ने एक्शन ले लिया। और इसी क्रम में 1955 के अंदर जाकर एक बोर्ड बना था जिसका नाम है राजस्थान वन्यजीव बोर्ड का क्या हुआ था? गठन किया गया था 1955। काम चल रहा है प्रोसेस में, समय समय पर। ठीक है, अलग अलग समय में अलग अलग कानून बने और बोर्ड का भी गठन हुआ। राजस्थान वन्य जीव बोर्ड का जो गठन है वो कब हुआ था? 1955 के अंदर, याद रखिएगा। उसके बाद में फिर आजादी के बाद संपूर्ण भारत में एक कानून लाया गया था और वो था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। क्योंकि अभी तक संविधान लागू होने के बाद में इस प्रकार का कोई कानून पूरे भारत में नहीं बना था। इसलिए भारत में 9 सितंबर 1972 के अंदर वन्य जीव संरक्षण के लिए एक अधिनियम लाया गया था जिसका नाम था, ये लिख लिया क्या आप सबने? आगे बढ़ जाए, एक बार ये पढ़ लीजिए 5 बिंदु। इनमें से याद रखना, ये दो तो अक्सर पूछे जाते हैं, इनका ध्यान रखना। ये किसी एग्जाम में टपक जाएंगे। नरेंद्र भाई मोदी, इनका ध्यान रखना, ठीक है? हाँ जी जी, पढ़ लिया, शाबाश। आगे अब लिखिएगा 1972 भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया, अधिनियम। और इसे याद रखिएगा, भारत के अंदर लागू कर दिया कब? भारत में कब लागू हुआ ये? तो 9 सितंबर
1972। इसी अधिनियम को राजस्थान सरकार ने इस भारत के कानून को हमारे स्टेट के अंदर जो लागू किया है वो किया है आपके राजस्थान में जो लागू किया है वो हुआ है 1 सितंबर 1973 को। उतारो। ओके ओके, शाबाश, बहुत ही शानदार, अति उत्तम। हम खुश हुए कि 1972, 9 सितंबर 1972 और 1 सितंबर 1973। शाबाश। और उधर वो हस्तशिल्प नीति कब आई? 17 सितंबर 2022। कब तक रहेगी? ओके ओके, लिख लिया। अगली बात, हम पढ़ने जा रहे हैं वन्य जीव संपदा। और ये जो वन्य जीव संपदा है ये वर्तमान के अंदर कौन सी सूची का विषय है? सर ये सूची नंबर 3 का विषय है। संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ये जो वन्य जीव संपदा है ना, प्रारंभ की हम बात करेंगे, यानी कि जब संविधान लागू हुआ था प्रारंभ के अंदर तो ये जिस सूची का विषय था वो है आपके राज्य सूची। किसका था? राज्य सूची। लेकिन फिर उस रात एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां। और ये जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 के तहत वन्य जीव जो संपदा है वो आपके कौन सी सूची का विषय हो गया? याद रखिएगा, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कार्य करें। जैसे वन्य जीव जो संपदा है ना, इसमें राष्ट्रीय उद्यान भी आते हैं और अभयारण्य भी आते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान की देखरेख केंद्र सरकार करती है, अभयारण्य की राज्य सरकार करती है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं आपसे प्लीज, शिक्षा किस सूची का विषय है? और ये ऊर्जा, ये क्या बात हुई सर? मतलब ऊर्जा आप तो पूछ लेंगे। कपड़ा, हाँ तो मैं कपड़ा भी पूछूंगा किस सूची का विषय है। क्या पूछ रहा है? पता ही नहीं इसे कि मैं पूछ भी किससे रहा हूं। हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? हाँ जी, कहां से है वो विधानसभा के सदस्य? शाबाश नरेंद्र, गोपालपुर बाईपास नाड़ा। आप थोड़ा सा कम ही ध्यान रखते हैं ना। क्या करें आपका, बताओ। कल ले चलो, उससे क्या हो जाएगा? शाबाश, शानदार। चलिए, तो ये बात कंप्लीट हुई आपके सामने। हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसका जो ये कैप्सूल है ये रहा आपके सामने पूरा कैप्सूल। पूरा पता है जी, 5 इधर और 5 इधर बातें, पूरा पूरा क्या है पता है। करें शुरू फिर। हेडिंग डाल दीजिए सबसे पहले, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान ऑब्लिक नेशनल पार्क पढ़ेंगे। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान, ऑब्लिक करके लिख लीजिएगा, डेस करके आगे, ऑब्लिक करके क्या डेस करके लिखिएगा। 3, वर्तमान में राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है उनकी संख्या कितनी है? 3 है। पहला रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है और तीसरा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें नंबर 1 हेडिंग डाल दीजिए सबसे पहले, वो है आपकी नंबर 1 और वो है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करते हैं। अब ये तो आपको मैं क्या ही बताऊं कि ये कहां है, क्या ही बताऊं इसमें, तो कहां है वैसे? सवाई माधोपुर। कौन है आप में से सवाई माधोपुर से? शाबाश, नहीं कोई नहीं। अच्छा पहले से वो बोले शाबाश, पता नहीं कौन से, बाहर क्लास के बाहर देखो बात कर। ओके, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान ऑब्लिक करके लिखो सवाई माधोपुर, सवाई
माधोपुर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है आपके सवाई माधोपुर में। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। बस सन की बात करेंगे तो चार बातें हैं राष्ट्रीय इस रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से। कौन कौन सी? मतलब ऐसे मैं जानना चाहूंगा आपसे तो। हाँ तो क्यों जानना चाहता है? चार बातें हैं। 1955 ये जो हम पढ़ रहे हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये अभयारण्य के रूप में स्थापित हुआ था। कब? याद रखिएगा, अभयारण्य के रूप में विकसित कब हुआ? 1955। 1 नवंबर 1980 के अंदर इसी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो 1955 में अभयारण्य के रूप में विकसित हुआ था, इसे राष्ट्रीय उद्यान का क्या दिया गया? दर्जा। राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दर्जा दिया गया। 1973 की यदि हम बात करें तो याद रखिएगा, इसी समय जोधपुर के एक व्यक्ति जिनका नाम है कैलाश सांखला, उनकी वजह से पूरे भारत में एक परियोजना शुरू होती है जिसका नाम है बाघ परियोजना। कौन सी परियोजना? और बस 1973 के अंदर ही राजस्थान की पहली जो बाघ परियोजना शुरू की गई वो इसी रणथंभौर में की गई थी। तो 1973 में क्या बात है, लिखो, राज्य की प्रथम बाघ परियोजना संचालित की गई। किसके सहयोग से? और 1997 में क्या हुआ, तो इस समय एक कार्यक्रम शुरू हुआ था भारत में, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य था जैव विविधता का संरक्षण करना। उसके अंदर हमारे राजस्थान से एकमात्र स्थान शामिल किया गया था, वो था कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो 1997 के अंदर इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम में शामिल, जिसका उद्देश्य क्या था? जैव विविधता का संरक्षण करना। तो ये चार बातें हैं, चार सन। आपके कितने सन हैं? चार सन याद रखने। कौन कौन से चार सन हैं? पहला, अच्छा, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला कब हुआ? दूसरा कब हुआ? और तीसरा कब हुआ? और चौथा कब हुआ? ठीक, शाबाश। पहला जो है वो अभयारण्य के रूप में स्थापित हुआ, दूसरा जो है वो राष्ट्रीय उद्यान के दर्जे के रूप में था, तीसरा यहां पर बाघ आया था। है जी? अच्छा, और ये बाघ कहां गया? ये विचरण करने चला गया। राज्य की प्रथम यहां पर लिखना है बाघ परियोजना। अब यहां की क्या है कि मतलब जो बाघ होते हैं ना, वो ये रणथंभौर है, इसके पास में रामगढ़ विषधारी है, वहां चले जाते हैं। हालांकि बाघ और बाघिन तो यही रहते हैं, उनके बच्चे वहां घूमने जाते हैं ताकि नए बच्चे आए। तो इसीलिए तो उसे क्या बोलते हैं? बाघों का चच्चा बोलते हैं क्या? पढ़ा होगा आपने कभी तो। ओके, अरे भाई, तो लिखो आप रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अभी लिखेंगे हम आगे, सवाई माधोपुर के अंदर है, इसलिए तो उसे रामगढ़ विषधारी को बाघ परियोजना के रूप में स्थापित किया गया, वरना आवश्यकता नहीं थी। ये हुई आपकी कितनी बातें? 5। अगली बात कि हम ये जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं, इसका एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है? लिखिएगा, क्षेत्रफल है 282 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है? 282 वर्ग किलोमीटर। अगली बात, ये जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? शाबाश, बाघों के लिए, टाइगर के लिए। ठीक है, इसीलिए तो ये जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, इसका एक उपनाम है, इसे बोलते हैं टाइगरलैंड। क्या बोलते हैं? टाइगरलैंड।
टाइगर लैंड। ये क्या है यहां पर, याद रखिएगा, बाघ है। यदि आपको कभी बाघों के साथ खेलना है, आपकी इच्छा हो गई चलो आज किसके साथ खेलेंगे, तो इसे क्या बोलते हैं, बाघों की क्रीड़ा स्थली। क्या बोलते हैं इसे, बाघों की क्रीड़ा स्थली। बाघ के साथ खेल सकते हैं आप यहां पर जाकर। आप तो क्या ही खेलेंगे, बाघ खेलेगा आपके साथ। कि फिर कभी आएगा कि अरे बापूड़ा आज के बाद नहीं आऊंगा मुझे जाने दे, मुझे बख्श दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि पापा बाघ की फोटो लेकर आएंगे। कई बार घटनाएं देखते हैं हमेशा। जैसे अभी नवीनतम हमारे राजस्थान में टाइगर सफारी कहां शुरू की गई है, नवीनतम अभी 1 महीने पहले, वहां तो लेपर्ड है, तेंदुआ है वहां तो। अरे जब हम छोटे थे तब हमें पता नहीं था तेंदुआ, बाघ, शेर ये कैसे दिखते हैं, हमें लगता है ये सब एक ही है, शेर है। और जब हम शुभंकर पढ़ेंगे ना तब आपको फोटो बताएंगे। वो लेपर्ड के लिए है। भजनलाल शर्मा जी ने वहां पर शुरुआत की है टाइगर सफारी की। हाँ साहब, आपके, हमारे सबके नहीं, नाहरगढ़ में। और उससे जस्ट 2 दिन पहले कोई घटना सुनी होगी, एक आदमी को वहां से घसीट कर बाघ ले गया, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत थी उसके। अब वैसे ही कुछ कर रहा था, स्टन कर रहा था, खींच लिया बाघ ने। आगे लिखिए अगली बात। यहां पर रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो बाघों के लिए है। इसके अलावा यहां पर एक लिखिएगा मंदिर भी है, तीर्थस्थल के रूप में भी तो लिखना ही पड़ेगा नाम है। मंदिर है और मंदिर आपके काम का है जी, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है ये, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। यहां पर यदि हम महल की बात करेंगे इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर तो वो भी आपको दिखाई देंगे, जिसका नाम क्या है, जोगी महल और सुपारी महल। हालांकि रणथंबोर किला इसी में है, ठीक है। जैसे कुंभलगढ़ वन्य जीव अभियान पढ़ेंगे तो उसमें परोपरी आ जाएगा कौन सा, आपके कुंभलगढ़ किला, ठीक है। उतार लीजिएगा, उतार लीजिए। बस इतनी सी बातें हैं जो कि आपके रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ी हुई है। लिख लिया, नोट लगा लीजिए, नोट लगाइए और एक बात लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट, नोट लगा के लिखिएगा। देखिए, नोट करके लिखिए, राजस्थान का प्रथम नेशनल पार्क, नोट करके लिखो, राजस्थान का प्रथम नेशनल पार्क। लिख लिया, राजस्थान का क्या है ये प्रथम नेशनल पार्क। वैसे भारत का प्रथम नेशनल पार्क बता सकते हैं क्या, कौन सा? अब वो जिम कार्बेट थोड़ी रहा। ये लिखिए नोट करके, यहां पर एक व्यक्ति विशेष का नाम लिखिएगा, किला सांकला। किला सांकला, किला सांकला जिनका संबंध जिस जिले से है वो जोधपुर से है, जोधपुर निवासी। किला सांकला के प्रयासों से ही पूरे भारत में क्या शुरू हो पाई थी, टाइगर प्रोजेक्ट। इसीलिए किला सांकला को क्या कहते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। आपको पता हो तो इनके नाम से एक पुरस्कार दिया जाता है, किला सांकला वन्य जीव पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1996 में हुई थी, जिसके तहत 50,000 की राशि दी जाती है। मतलब पढ़ा हो इसे कभी, नहीं पढ़ा हो, लिख लीजिएगा। प्रयासों से, इनके प्रयासों से बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। बाघ परियोजना की क्या हुई शुरुआत। इनकी कुछ पुस्तकें हैं वो भी लिख लीजिएगा। जैसे एक तो पुस्तक है टाइगर, कौन सी पुस्तक है, टाइगर। एक है रिटन टाइगर, एक है द स्टोरी ऑफ इंडियन टाइगर। क्या पता आ जाए हालांकि एग्जाम में। उतार लीजिए, उतार लीजिएगा इनको।
बांच लिया, शाबाश, कितने अच्छे से बांच लेते हैं आप, कुछ भी नहीं। हेडिंग डालिए केवलादेव गन्ना पक्षी विहार। और केवलादेव गन्ना पक्षी विहार आप सब जानते हैं कहां पर है, भरतपुर में। यदि इसके भी सन की बात करेंगे तो यहां पर भी आपके कितने सन हो जाएंगे, 4। इससे पहले भी कितने थे, 4। कौन कौन से थे, ओके, नरेंद्र भाई मोदी, कौन कौन से थे, शाबाश। यहां पर भी आपके लिए 4 सन है। एक तो है आपके 1956, एक है आपके 27 अगस्त 1981, एक है आपके 1981 और एक है आपके सामने 1985। एक बार फिर 4 सन, देखो बोर्ड पर, पहले बोर्ड पर देख लीजिए आप। 1956 के अंदर तो याद रखिएगा, आज हम जिसे केवलादेव गन्ना पक्षी विहार नेशनल पार्क के रूप में पढ़ रहे हैं, इसको स्थापित किया गया था 1956 के अंदर अभयारण्य के रूप में। तो अभयारण्य के रूप में विकसित है ये, अभयारण्य के रूप में विकसित। 27 अगस्त 1981, आज हम जिसे नेशनल पार्क के रूप में पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान का क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। 1981 के अंदर ही याद रखिएगा, केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर को किसमें शामिल किया गया था, रामसर साइट में शामिल किया गया, रामसर साइट में शामिल। और अभी आपको पता हो तो हाल ही में हमारे राजस्थान के एक शहर को दर्जा दिया गया है, कौन सा क्यों, आप ध्यान नहीं रखते, उदयपुर। 2 ही तो थे इंडिया में, एक तो उदयपुर को और किसको, किसको, इंदौर, इंदौर और उदयपुर। 1985 के अंदर याद रखिएगा, इसी केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया, विश्व धरोहर में शामिल। तो 4 सन हो गए हैं आपके, टोटल 8। उतारो ये 4 बातें। इसके क्षेत्रफल की हम यदि चर्चा करें तो वैसे भी ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है राजस्थान का। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो मात्र और मात्र 28 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 28 वर्ग किलोमीटर। देखो एक अच्छी बात बताता हूं, देखो सुनो, इधर देखो सारे, इधर देखो, शाबाश। देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, हाँ शाबाश, इससे पहले जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा उसका क्षेत्रफल कितना है, कितना है, शाबाश, यही पूछना था मुझे। लिखो क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 28 वर्ग किलोमीटर याद रखना, और उसका कितना है, बस यहां टू लगाना है उसके जस्ट आगे। उसके बाद में फिर लिखिएगा नामकरण। इसके बाद में क्या लिखना है कि ये जो केवलादेव है, ये क्वेश्चन पूछा गया, केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर का नामकरण जो है वो किसके नाम पर है, तो लिखिएगा भगवान शिव के नाम पर है। किसके नाम पर है, भगवान शिव के नाम पर, क्योंकि इसके अंदर एक मंदिर बना है, केवलादेव मंदिर, भगवान शिव के नाम पर। तो भगवान शिव के नाम पर इसका नामकरण क्या पड़ा है, केवलादेव। ये एक बार एग्जाम ने पूछ लिया था नरेंद्र, ये एग्जाम ने पूछा, ठीक है। जैसे गुरु शिखर किसके नाम पर है, गुरु शिखर, नहीं आपका भाव में समझ गया, नाम आपको आ रहा है लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा है, वो यहां अटक गया है हलक में। जो भी है अच्छी बात है, आपको आता है। ये जो केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर है, ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो लिखिएगा साइबेरियन सारस के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, साइबेरियन सारस। एक बार एग्जाम ने ऐसे पूछ लिया था कि साइबेरियन जो सारस है इसका राजस्थान में आगमन कब होता है, कब आते हैं ये, अरे भरतपुर वाले कहां हैं, उनके तो रात दिन सारस आते ही रहता है, क्योंकि भरतपुर जिले का शुभंकर है सारस। तो अब तो हालांकि चले गए हैं, अब नहीं मिलेंगे, अब निकल चुके हैं वापस ये। इनका जो आगमन है वो होता है अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में। तो एक तो याद रखिएगा साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी बात लिखिएगा, हाँ वहीं से बिल्कुल, साइबेरिया रूस से आने वाली एक ठंडी पवन शीतलहर, यह प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। इसके अलावा पक्षियों की सबसे बड़ी
सर्ण स्थली और साथ में कौन सी, प्रजनन स्थली। सर्ण स्थली भी यही है और साथ में प्रजनन स्थली भी यही है। मतलब यहां आकर वो अपनी संख्या बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं, 4 के 8, 8 के 16। तो पक्षियों की सबसे बड़ी क्या है, सर्ण स्थली और प्रजनन स्थली। इसीलिए तो इसका एक अन्य नाम है, इसे पहले कहा करते थे पक्षी अभयारण्य। हालांकि वर्तमान राजस्थान के अंदर पक्षी अभयारण्य जो प्रस्तावित है वो है आपके बडोपल में, बडोपल जो कि हनुमानगढ़ में है। लेकिन ये पहले भी तो अभयारण्य तो था ना, ये तो 27 अगस्त को हुआ उस रात, 27 अगस्त 1981। अब आप कहेंगे सर अन्य नाम क्या है, याद रखिएगा, पक्षी अभयारण्य। अगली बात, यहां पर कौन सी नदियों का पानी आता है, तो याद रखिएगा बाणगंगा का, और एक आता है आपके किसका, गंभीर नदी का। बाणगंगा और किसका आता है, गंभीर नदी का। वैसे इसके अंदर एक बांध भी बना हुआ है, कौन सा, अजान बांध। कौन सा बांध है, अजान बांध भरतपुर। यहां पर आपका एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है वो, शाबाश सर, वही पॉइंट है जहां पर अजगर देखे जाते हैं धूप सेकते हुए। यदि आपको देखना है कि कोई अजगर धूप सेक रहा है तो एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, पाइथन पॉइंट। पाइथन पॉइंट है और डेस करके लिख लो, अजगर धूप सेकते हुए देखे जाते हैं। धूप सेकते हुए पढ़िया रहा बंदा, अजगर। हाँ? देखा क्या कभी अजगर, देखा है नहीं देखा आपने कभी, हैं देखा? अरे आप तो भरतपुर के देखेंगे, नरेंद्र भाई मोदी, आप तो खेलते रहते अजगर के साथ नहीं? पाइथन पॉइंट अजगर, शाबाश। अब इसके अलावा यहां पर विशेष प्रकार की दो घास है। एक तो ऐसी घास है जो पक्षियों के लिए आत्महत्या है, सेल्फ सुसाइड, ओहो इंग्लिश। एक तो घास है जिसका नाम है एंचा घास, जो कि कंटीली है। पक्षी उड़ते उड़ते आया और वहां बैठा, वापस नहीं निकलेगा वो, उसके पंख वगैरह जो है वो फंस जाएंगे, कंटीली है वो। एक घास है जिसका नाम है कुट्टू घास, साइबेरियन सारस की सबसे मन पसंदीदा घास है वो। साइबेरियन सारस आते ही इसीलिए है कि वो क्या खाए, कुट्टू। कौन सी घास, कुट्टू। लिख लिया सबने, लिखो आगे, तो कुट्टू घास लिखिएगा। सबसे पहले कौन सी घास है यहां पर, एक है एंचा घास। एंचा घास कंटीली है। पक्षी अक्सर उलझकर मर जाते हैं, उलझकर मर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, मर जाते हैं। एक लिख लो, कुट्टू घास। कुट्टू घास जो है ये थोड़ी सी कड़ाकन जैसी होती है। कैसी होती है, कड़ाकन जैसी। मौका मिले तो 4-5 पत्तियां तोड़ी और खा ली। अब देखिए कुट्टू घास, अच्छा हाँ मिठाई की बात हो गई ना, तो हम पहचानते नहीं है, पहचानते नहीं। तो जैसे आपने अपने जीवन में बहुत सारे पक्षी पशु देखे हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे। जैसे मिठाई की दुकान पर गए, घर वालों ने कहा आपसे कि बेटा मिठाई ले रहा जी, गया दुकान पर, नाम तो एक कोई जानो, नाम थोड़ी जानते, 2-4 के नाम फिक्स होते हैं, बाकी बिंग बाद में बिना आंगी कर वो, हाँ यूं नीचे नीचे, यूं नीचे, आधे आध किलो, ऐसे कैसे ऐसे करते हो क्या, ऐसे नहीं। कुट्टू घास साइबेरियन सारस की, साइबेरियन सारस की मन पसंदीदा, मनपसंद घास। मतलब हमारी ही फेवरेट नहीं होती है कुछ बातें, कुछ बातें बेचारे जीव जंतु की भी फेवरेट होती है। देखिएगा, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क की बात करते हैं तो कहां पर है ये, देखो कोटा, वे, रावत भाटा, कोटा, झालावाड़,
क्योंकि कोटा, झालावाड़ और कोटा के बीच में घुसा हुआ है ना रावत भाटा, जहां पर विस्तृत है। क्योंकि यहां पर टाइगर सफारी भी है, टाइगर तो घूमते घूमते जाते हैं बेचारे, उनको तो कौन रोके कि टाइगर रुक, ऐसे कौन रोके उनको, तो वो विचरण करते रहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना जो है वो 1955 के अंदर अभियान के रूप में हुई थी, अभियान के रूप में, अभियान के रूप में। उसके बाद में फिर लिखिएगा नेशनल पार्क के रूप में दर्जा कब, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो 9 जनवरी 2012 है क्या? 9 जनवरी 2012। देखो देखो, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान को दर्जा कब मिला है? 1 नवंबर 1980। केवलादेव को कब मिला है? 27 अगस्त 1981। और इसे कब मिला है? 9 जनवरी 2012। तीनों की डेट से याद रखना। हाँ, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 282। केवलादेव की पीछे से 2 हटा दो, कितने बचे केवल? 28। और इसके क्षेत्रफल कितना है? 199 वर्ग किलोमीटर। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, 2013 के अंदर राज्य की तीसरी बाघ परियोजना, राज्य की तीसरी बाघ परियोजना संचालित की गई थी, संचालित तीसरी। पहली कहां और कब? पहली कहां और कब? दूसरी सरिस्का कब? 1978। तीसरी 13, तीसरी 13, तीसरी 13, 13 तीसरी। ओके, तीसरी में क्या है? 13, और बाकी जो बचा वो मेरा। अब बात करते हैं कि ये प्रसिद्ध क्यों है। प्रसिद्ध, ये लिख लिए। हाँ, देख लेना ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो उस समय क्वेश्चन आया करते थे ऐसे कभी कि राजस्थान में किसी पर्यटक को यदि गागरोनी तोते देखने हैं तो निम्न में से वो कहां जाएगा? तो वो जाएगा कहां पर? मुकुंदरा हिल्स में। इसका पहले जो नाम है वो हुआ करता था, जब कांग्रेस की सरकार आया करती थी तब इसका नाम हुआ करता था राजीव गांधी। बीजेपी सरकार आते ही इसका नाम हो जाता था दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। आखिर में पूरा मामला खत्म किया और कौन सा नाम रखा? मुकुंदरा। ये हाड़ा शासक हैं जिनका नाम क्या है? मुकुंद सिंह हाड़ा। नामकरण लिख लीजिएगा, किसके नाम पर है ये नामकरण। या आपने पहले वो प्रसिद्ध लिख लिया? प्रसिद्ध लिख लिया क्या? फिर आपको मैं कैसे कहूं कि काट दो? आप जैसे मासूम लोगों को मैं कैसे कहूं कि काट दो? आप तो चिट्ठी भी नहीं मारते, तो इसके ऊपर क्रॉस कैसे मार सकते हैं? लिखो प्रसिद्ध। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो लिखिएगा गागरोनी तोते के लिए। आखिर में लिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। किसके लिए प्रसिद्ध है? गागरोनी तोता। ये गागरोनी तोता ऐसा तोता है जो मानव जैसा बोलता है। क्योंकि मानव भी तो कुत्ते जैसा बोलता है, नहीं मतलब सॉरी, मानव भी तो बहुत सारे अलग अलग जानवरों की आवाज में बोल सकता है ना। भाई कुत्ते की आवाज निकाल देता है, कई बार शेर की निकाल देता है। हालांकि वो कोशिश शेर की करता है लेकिन निकलती कुत्ते की है जी। कोशिश तो करता ही है वो। जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको डराने की कोशिश करता है, कभी आओ आओ आओ, हालांकि वो कुत्ते की तरह जाता है जी। तो आपने भी निकालेंगे बहुत सारे गाँव में ऐसी ऐसी कलाएं हैं, मतलब अलग अलग तरह की आवाज निकाल देते हैं वो, बहुत अलग तरीके से, पता नहीं कैसे है? कला छिपी रह गई उनकी। नहीं नहीं, वो गांव में घुसते ही शुरू हो जाते हैं अपनी कला दिखाना, पूरा गांव उनकी कला से रूबरू है, ऐसी बात है। लेकिन वो मंच नहीं मिल रहा है, अंतरराष्ट्रीय मंच। बस वो मंच की कमी रह गई। कौन सा तोता है? गागरोनी तोता। हाँ जी, इसी का नाम है हीरामन तोता। यही वो तोता था जिसने, हाँ मतलब रतन सिंह की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? नागमती। अरे नागमती, नागमती आई थी 16 श्रृंगार करके और अपने आप को आईने में देखकर निहार रही थी कि इतनी सुंदर हूं मैं, क्या करूं, मेरे बाल देखो, मेरे गाल देखो। तब इस तोते ने कहा, क्या देखो? उसको देखो। किसको? पद्मिनी को। तब वो बात सुन ली थी किसने? रतन सिंह ने। बस करी गाड़ी चालू और निकल पड़ी। कहां पर? श्रीलंका। पद्मिनी श्रीलंका की तो थी। क्या नाम था पिताजी का उनके? अच्छा कोई नहीं, चलो माता का नाम बता दो बस। माता का नाम क्या था? क्या माता का नाम? गंधर्व हुसैन। माता माता माता। ऑप्शन दो, इलायची, बादामी, पौरी, नहीं चंपा, नहीं चंपावती।
गागरोनी तोता जिसे क्या बोलते हैं, हीरामन तोता। स्थानीय भाषा में हम क्या बोलते हैं इसे, टुईया। टुईया। इसे हिंदुओं का आकाश लोचन बोलते हैं, हिंदुओं का आकाश लोचन। इसका वैज्ञानिक नाम है अलेक्जेंड्रिया पेराकिट। अलेक्जेंड्रिया पेराकिट इसका वैज्ञानिक नाम है। गागरोनी तोता, अलेक्जेंड्रिया पेराकिट। हाँ वो अब तक है, बिल्कुल भार्गव साहब, वो अब तक है, अब तक वो प्रभावी है बजट। अब हो सकता है कि आगामी कुछ महीनों के अंदर आपको एक और देखने को मिले। तो यहां पर क्या प्रसिद्ध है, गागरोनी तोता। देखा कभी वो जो लेके बैठते हैं ना कि भविष्य बताएगा तोता, ये वही तोता है। हाँ पिक्चर बताते ना। देखिए, चलिए आगे। नेक्स्ट, इसके अलावा यहां पर और क्या है दर्शनीय स्थल देखने के लिए। दर्शनीय स्थल लिखो, दर्शनीय स्थल। इसमें लिखिएगा अबली मिनी का महल है। इसमें जो हाड़ौती का क्या है, ताजमहल है। कहां पर है ये, कोटा में। यहीं पर बारडोली के शिव मंदिर है, बारडोली के शिव मंदिर जो कहां पर है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़। लिखो। आखिरी में नोट करके लिख लीजिएगा, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। ये जो नाम है, ये नामकरण जो है वो किसके नाम पर है, मुकुंद सिंह हाड़ा के नाम पर, इनके नाम पर रखा गया है, मुकुंद सिंह हाड़ा। इसके प्राचीन नाम की हम बात करते हैं तो दो नाम मिलेंगे। एक तो मिलेगा दर्रा अभयारण्य और एक मिलेगा राजीव गांधी नेशनल पार्क। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो सेवा केंद्र बने हुए ना, कौन से कौन से, बस वो बीजेपी सरकार रहेगी तब तक उसका नाम क्या रहेगा, और कांग्रेस आते ही उसका नाम क्या हो जाएगा। और ये एग्जामिनर ने भी पता नहीं क्या लगा के रखा है, ये कई बार पूछा भी है, आपने ध्यान दिया हो तो कई बार पूछा गया ये अटल सेवा केंद्र, और उसी का नाम वापस क्या, राजीव सेवा केंद्र। मतलब इतना कह नहीं सकते भार्गव साहब 26 में रहेगा, क्योंकि अगला जो बजट आएगा ना वो इसी में आएगा 2025 में। आपको शायद पता हो तो आखिरी जो बजट आया था ना, इस बजट के अंदर एक लाइन ऐड की थी उन्होंने आखिरी में, कौन सी, हाँ पर सर वो तो आखिरी में ऐड की थी ना। शाबाश नरेंद्र भाई मोदी, शाबाश, क्या फेंकता, सेम डिटो उनकी तरह। उन्होंने लिखा था कि अगला जो बजट होगा 2025 का, वो बजट कौन से नाम से आएगा, 26 के नाम से, क्या आदमी है, हरित बजट के नाम से आएगा। किस नाम से आएगा, हरित बजट होगा 2025 का। क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर हमारे जो सीएम साहब हैं, इनके द्वारा एक मिशन शुरू किया गया था हरियालो राजस्थान, जिसके तहत आपको पता हो तो प्रति वर्ष 10 करोड़ पौधे जो हैं वो तैयार किए जाते हैं प्रति वर्ष। इसीलिए तो क्या स्थापित की थी, 50 नर्सरी प्रति वर्ष। एक साल में कितने पौधे, 10 करोड़। हरियाली तीज कब आई थी, उस दिन कितने पौधे लगाए थे एक साथ, अभी आई थी सर। तो एग्जाम ही ऐसे आएगा, ये रहा
7 अगस्त को तो थी, 7 अगस्त को सरकारी विद्यालयों में स्टेटस नहीं लगाए थे, आज हमने ये किया, आज हमने ये किया है। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट, आगे लिखिए कंप्लीट। ये आपके तीनों राजस्थान के जो नेशनल पार्क हैं वो कंप्लीट होते हैं। पढ़ लीजिए एक बार आगे, सॉरी एक बार ये पीछे वाले, फिर आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे कि अभी का जो इकोनॉमी सर्वे आया था 2023-24 उसके अनुसार राजस्थान में कुल कितने अभ्यारण्य हैं। अब हम पढ़ेंगे अभ्यारण्य, देख लीजिए एक बार फटाफट, ऐसे आंखों की बात निकाल लीजिए। तो 2025 में आएगा, ठीक है भार्गव साहब, 2025 के अंदर वो आ जाएगा। देख लिया हल्का हल्का सा, चलिए फिर हेडिंग लगाइए राजस्थान में अभ्यारण्य। अभियान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक बार ऐसा तूफान उठा दिया था, पता नहीं एग्जामिनर की क्या सूझी कि मतलब उसने नाम पहले वो दिया और अभियान जहां आना चाहिए था वहां पर इंग्लिश में ठोक दिया। सोचने लगे ये कहां है। ऐसा 2012 राजस्थान पुलिस के एग्जाम में भी किया था, जहां पर डायरेक्ट नहीं पूछा था कि संभाग कितने होते हैं, उसने इंग्लिश में नाम देकर पूछा राजस्थान में डिवीजन कितने हैं। डिवीजन का मतलब संभाग ही होता है, ऐसे पूछ गया था। शाबाश, अभियान को कहते हैं सेंचुरी। क्या कहते हैं? सेंचुरी। शाबाश, ये ऐसे पूछ लिया एक बार, ऑब्लिक करके लिख लेना, सेंचुरी। सेंचुरी, चूरी है साहब, ये गोटा की चूरी है, लिखो सेंचुरी। कई बार क्या है ऐसे एग्जामिनर कर देता हमारे साथ। तो राजस्थान में अभियान या सेंचुरी लिखिएगा। ये जो हम चर्चा करेंगे ये करेंगे आर्थिक सर्वे के अनुसार। आर्थिक सर्वे 2023 और 24 के अनुसार टोटल जो अभियान है सेंचुरी है उनकी संख्या कितनी है? 27। तो हमें टोटल कितने अभियान पढ़ने हैं? 27 अभियान पढ़ने हैं। सीधे सीधे लिखो, सीधे सीधे 27 अभियान पढ़ने हैं। अरे हाँ मैं समझ गया, ओके 25 26 लिख लिया। तो हो सकता है कि इससे पहले आप जस्ट 26 पढ़ के आए होंगे, इससे पहले 26 थे, उससे पहले 27 थे। आप पुराना पेपर उठाकर देखेंगे ना तो बजट 21-22 के अकॉर्डिंग 27 अभियान थे, फिर चेंजमेंट हुए 26 हुए, अभी वापस कितने हो गए? तो ये 26-27 चल रहा है। अभी जो आया है उसमें कितने हैं? 27। लिखिए नंबर 1 और सबसे पहले उस अभियान को पढ़ते हैं जो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। हेडिंग लगाइएगा नंबर 1 राष्ट्रीय मरु उद्यान। अब इसका नाम जरूर राष्ट्रीय मरु उद्यान है, बाकी है क्या ये? सेंचुरी अभ्यारण्य। क्या सेंचुरी ठीक नहीं लग रहा? नहीं, फीलिंग नहीं आ रही। अभ्यारण्य क्या है ये? अभ्यारण्य लिखो। सबसे पहली बात ये लिख लो, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ये। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसकी स्थापना जो है वो हुई है आपके कब? 1980 में। प्रस्तावित है वैसे ये नेशनल पार्क है, लेकिन प्रस्तावित होने से क्या होता है? तो बहुत सारी चीजें नहीं लिखना आपने, अभ्यारण्य ही है ये फिलहाल। इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपके 31 का डबल 62 वर्ग किलोमीटर, 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है टोटल ये, जिनमें से 1962 जो वर्ग किलोमीटर है और बाकी कितना बचा? 1200 वर्ग किलोमीटर। इन दोनों को काउंट करके हो जाएंगे क्या 31-62? देख लेना, मैंने आप पर भरोसा किया है। हाँ तो सर एक बार आप खुद ही देख लो, क्योंकि देख लो आपने भरोसा किस पर किया है, देख लो सही है। ओके 31-62। ये जो 1962 वर्ग किलोमीटर है ये तो फैला हुआ है किस जिले में? जैसलमेर में। बाकी जो है ये किस में फैला हुआ है? बाड़मेर में। इसका मतलब बताने की आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान
कहां है? जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। ये जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये शरण स्थली रही है एक तो जीवाश्म अवशेषों की और दूसरी रही है गोडावण की। इसलिए राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है ये किस लिए प्रसिद्ध है? जीवाश्म के लिए भी और गोडावण के लिए भी। इसीलिए इसका एक अन्य नाम लिखिएगा, अन्य नाम इसे बोलते हैं, याद रखिएगा, जीवाश्म पार्क। क्योंकि वो जो आप पढ़ते हैं ना आकल वुड फॉसिल्स पार्क, वो इसी राष्ट्रीय मरु उद्यान में आता है, इसी में है वो गांव, आकल गांव। इसीलिए ये एक बार वन रक्षक के एग्जाम में पूछा गया था। मैं बार बार उसी का क्यों नाम ले रहा हूं? क्योंकि वन रक्षक वनपाल में यही मेन टॉपिक होता है, वन्य जीव संपदा। इसी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग सारे क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिल जाते हैं। आगे लिखिएगा, यह राष्ट्रीय मरु उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध गोडावण के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? गोडावण के लिए। यहां गोडावण देखे जाते हैं, इसलिए आप पढ़ते हैं कि जैसलमेर जिले का जो शुभंकर है वो भी कौन सा है? गोडावण। बाड़मेर का क्या है वैसे? मरु लोमड़ी। हाँ नरेंद्र, बिल्कुल। और आपका तो वैसे भी घड़ियाल है। कह रहा सर नागौर का राजहंस है, तो आपके शेषों की शरण स्थली है ये। और दूसरी याद रखिएगा किसकी है? गोडावण की। गोडावण की सबसे बड़ी, पूछा जाए ऐसे कि गोडावण की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली कहां पर है? कहां पर है? शाबाश शाबाश। है जी, ऑप्शन में ऑप्शन है। गोडावण की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है जोधपुर जंतुआलय। कौन सा है? जोधपुर जंतुआलय। उसी के लिए तो बनाया गया वो। गोडावण जो है वो कौन सी बुक में है? कौन सी बुक में है ये रे डाटा बुक में है। रे डाटा बुक का मतलब क्या है? यस, शेषुषा, यस, बिल्कुल सही। समझिए? ओके ओके। संकटापन, इसका नाम जो है वो किसमें है? रेड डाटा बुक में। मतलब इस बुक के अंदर उन जीव जंतुओं के नाम आते हैं जिन पर क्या रखा है? संकटापन है कि लुप्त होने की कगार पर है ये। इंग्लिश में सही बोला आपने, क्या बोला? शौशीशा, यस, गुड गुड। तो ये रहा था वो, आपने जो बोला था ना ये बोला, ठीक है। क्वेश्चन लिख दो, इन्होंने जो बोला वो है ये रे डाटा बुक। इसीलिए इस गोडाउन को अच्छा आप और अन्य किस नाम से जानते हैं? गोडाउन को और किस नाम जानते हैं? कौन सा? कार्योटिस नाइग्रेसेप्स होता है। ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड नाम सुना कभी आपने? ये वही तो है, ये नहीं है वो? क्या क्या पता, ये तो रेड डाटा बुक में है ना, पर नाम तो है ना ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड। इसीलिए तो आपको पता हो 2013 में प्रोजेक्ट चलाया गया है इस गोडाउन के लिए। 2013 में कौन सा प्रोजेक्ट? ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड। किसको बचाना है? बस्टर्ड। गोडाउन के लिए ही गोडाउन हैचिंग सेंटर स्थापित किया गया है कि ये क्यों लुप्त हो रहे हैं। लिखो। और गोडाउन आपको पता है, हालांकि वो आप मुझे याद दिलाना कि प्रतीक चिन्ह लिखेंगे हम ना, प्रतीक चिन्ह जो है ना वो इसी अन्य में लिख लीजिए। अक्कलवुड, अभी ज्यादा नहीं लिखूंगा, फॉसिल्स पार्क, लेकिन लिखूंगा नहीं, पूछ तो सकता ही हूं ना आपसे, है ना। अक्कलवुड फॉसिल्स पार्क के अंदर लकड़ी के जो जीवाश्म मिले हैं उनका समय क्या है? टाइमिंग। ये क्वेश्चन आया था, टाइमिंग पूछा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार। किसे याद कर लेते हैं आप, मतलब इतना ऐसे? बहुत ही शानदार, गजब, नाइस, ओसम, छा गए, वाह भाई। फेसबुक पर ये कमेंट आते हैं ना, वो सारे आपके लिए हैं आज। शेवण घास है यहां, कौन सी घास है? शेवण घास। लाठी सीरीज इसी में जी, लाठी सीरीज यहीं पर है आपके। पीवना यही है साहब, पीवना सबसे जहरीला सर्प। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये तो सांप निकला रे। पीवना क्या है? सांप है ये तो, सांप।
चलिए आगे, चलिए चलिए नेक्स्ट आगे। क्या हुआ? शादी कहां पहुंच गया? शादी को क्या बोलोगे? अब इसे आगे मत बढ़ना महाराज, शादी तक ही रोक लो अपने शब्दों को, है? अरे नहीं बोलना, आगे लिखो, शाबाश, आगे लिखो, आप वहां तक भी पहुंच जाएंगे। ए महाराज लिखो आगे, हेडिंग डालिए सरिस्का अभयारण्य, नंबर 2 लिखिएगा सरिस्का अभयारण्य। मुझे इतना नहीं पता था आपके बारे में। कातिया बहुत तेज हो, पता चल गया मुझे, मैं तो ऐसे ही सदमे में था। सरिस्का अभयारण्य बहुत ही इंपॉर्टेंट। सरिस्का अभयारण्य लिखिएगा, कहां पर है सरिस्का? आप सब जानते ही हैं, लिखिएगा अलवर। सरिस्का अभयारण्य कहां पर है? अलवर के अंदर लिखिएगा। इसकी जो स्थापना है अभयारण्य के रूप में वो कब हुई है? तो लिखिएगा 1 नवंबर 1955 के अंदर, 1 नवंबर 1955 के अंदर लिखिएगा। इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपके 544 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो है आपके 544 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सरिस्का अभयारण्य। सरिस्का अभयारण्य यदि पूछा जाए आपको कि किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा हरियल कबूतर के लिए। हरियल कबूतर ही, हरे कबूतर है साहब, हरे कबूतर, हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा याद रखिएगा यहां पर जो है वो आपके हरे गर्दन वाले तोते भी देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं? हरे गर्दन वाले तोते। और इसके अलावा याद रखिएगा मोर भी यहां पर मिलेंगे आपको। मोर भी यदि देखना हो तो यहां मिल जाएगा। हालांकि मोर जिस जिले का शुभंकर है वह है भीलवाड़ा, अलवर जिले का शुभंकर तो क्या है? सांबर, सांबर, सांबर। ये क्या बोला? ये क्या बोला? चिता, चितल यहां जयपुर का है। जयपुर की सांबर वहां है अलवर में। राष्ट्रीय उद्यान की देखरेख केंद्र सरकार करती है, इसकी देखरेख राज्य सरकार करती है। इसलिए वन्य जीव संपदा जो है वो किस सूची का भाग है? संवर्ती सूची का। अभयारण्य जो है ना, देखो इधर, अभयारण्य जो है, जितने भी अभयारण्य हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारे सारे राजा महाराजाओं के समय शिकारगाह थे। क्या थे? जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और जैसे जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, उसके बाद में जितने भी सारे शिकारगाह थे रियासतों के, उनको किस रूप में स्थापित कर दिया? अभयारण्यों के रूप में। यहां पर राजा महाराजा आया करते थे खेलने शेर के साथ, लिखा, शिकार करने आते थे। तो प्रसिद्ध है ये किसके लिए? हरे कबूतरों के लिए, याद रखना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात लिखिएगा 1978 राज्य की क्या है? दूसरी बाघ परियोजना। राज्य की दूसरी बाघ परियोजना जहां संचालित है वो है आपके सरिस्का, याद रखिएगा। कहां पर है? सरिस्का। पहली कब है और कहां पर? दूसरी आपके सामने। तीसरी कहां पर है? कब है? ठीक है, देखिए सरिस्का अभयारण्य वे अभयारण्य है जहां पर सर्वप्रथम बाघ स्थानांतरण किए गए थे। बाघ वे बाघिन। अकेले बाघ को यहां पर रहना मुश्किल लग रहा था ना, इसलिए बाघ के साथ किसको छोड़ा? बाघिन को। यह पहला प्रयास था, वरना आपको पता होगा बाघ और बाघिन जहां रहते हैं उसका यदि स्थान बदल दिया जाए तो वो मर जाते हैं। इसलिए मोदी जी आपको पता हो तो वो लेकर आए थे क्या? क्या लेकर आए थे? चित्ते लेकर आए थे। कहां से? आप किसकी जानकारी रखते हैं? मुझे लगता है आप वे वन्य जीव जंतु हैं जो यहां आ जाते हैं, शाम को जाकर अपनी गुफा में वापस घुस जाते हैं, पता ही नहीं रखते हैं कि मतलब क्या चल रहा है। बस इतना ही ध्यान रखते हैं कि सर ने क्या पढ़ाया उतना ही वापस पढ़ना है। अदर नॉलेज भी तो होना चाहिए ना, वो भी तो जरूरी है। आप तो आदि मानव बन गए, गुफा से बाहर तो कोचिंग, यहां से निकले तो वापस अपनी गुफा में। चलो कुछ कुछ करेंगे आपका, ठीक है। मतलब यहां पर बाघ और बाघिन भेजे गए थे, कहां से? रणथंबोर से। रणथंबोर से कहां भेजे गए थे? सरिस्का में। बाघ का नाम तो क्या था? बाघ का नाम था सुल्तान। और बाघिन का क्या नाम था? बबली।
नाम था बबली। तो अखबार में आया था कि अब सुल्तान और बबली वहां नहीं रहेंगे, ऐसे सच में आया था। भाई सब पता, आप 2008 का पेपर निकाल के देखना, वहां हेडलाइन थी कि सुल्तान और बबली वहां नहीं रहेंगे। तो लोगों ने पढ़ा ये कहां गए फिर, तो रणथंभौर के अंदर ये जो बाघ और बाघिन थे इनको कहां भेज दिया गया था, सरिस्का में भेज दिया गया था। आप ऐसे कई बार सुनते नहीं है क्या कि जैसे ही कोई शावक मतलब बाघिन कभी बच्चे को जन्म देती है तो उसका नाम रखा जाता है ऐसे, जैसे अभी जिसका जन्म हुआ उसका नाम रखा गया था कृष्णा, कृष्णा पूनिया के नाम से। मछली तीसोड़ा, हाँ ऐसे रखे जाते नाम। आपको क्या लगता है केवल मानव के बच्चों के नाम होते हैं ऐसे छोटे छोटे? इनके भी होते हैं। देखो सुल्तान और बबली अब खेलेंगे कहां, सरिस्का में। कहां से? रणथंभौर से आगे। लेकिन यहां पर एक समस्या है और आने वाले समय में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी साल शायद मार्च 2025 के आसपास में इस सरिस्का अभियान के अंदर ये जो बाघ परियोजना चल रही है इसको समाप्त कर देंगे, क्योंकि यहां पर पता नहीं जितने भी बाघ और बाघिन होते हैं वो प्रत्येक 2-3 साल के बाद में लुप्त हो जाते हैं। उत्तरा समिति बैठी हुई है इस पर, वो जांच कर रही है कि आखिर गए का कौन ले गया, बबली को कौन ले गया, सुल्तान को कौन ले गया, इनके बच्चों को। तो हर 2 साल में वो लुप्त हो जाते हैं। मतलब ऐसा अनुमान है कि कोई पकड़ के विदेश में भेज देता है। तो ऐसा मार्च 2025 में हो सकता है कि आपको सुनने को मिले। ऐसा अखबार में आता है ना कई बार, रोज अखबार में अलग अलग से, जैसे एक तो खेल के लिए होता है, एक वन्य जीव के लिए होता है। मतलब हाँ होता होगा। हमारे जमाने में शनिवार को एक वो रंगीन पृष्ठ आया करता था। लिख लिया? बाघ वे बाघिन स्थानांतरण, याद रखिएगा ये पहला प्रयास था और सफल रहा, क्योंकि सुल्तान और बबली ने मिलकर आगे चलकर यहां पर 4 शावक को जन्म दिया था। जी शावक बच्चे। लिखो आगे। दर्शनीय स्थल, यहां पर दर्शनीय स्थल कौन कौन से? दर्शनीय स्थल में आप यहां पर जाएंगे तो काफी सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। यहां पर पांडुपोल है, पांडुपोल मंदिर है। यहां पर नीलकंठ महादेव है, नीलकंठ महादेव मंदिर है। और महादेव जी हैं तो महादेव जी के बेटे भी यहीं पर हैं और वो भी नाचते हुए, नाचना गणेश यहीं है। यहीं पर भरथरी की क्या है, तपोस्थली। हाँ वही गुफा, उसी में रहा करते थे। भरथरी उज्जैन के राजा थे ना, उज्जैन के राजा। पत्नी का नाम था पिंगला, और आखिर में जाकर इसने अपनी पत्नी से कहा माते हमको भूख लगती, हमें कुछ देते। लेकिन पिंगला इनको डायरेक्ट घर के बाहर धक्के देते, लेकिन खाने को कुछ नहीं देते। भरथरी उज्जैन के राजा थे, बहुत अच्छे शासक हुए। पांडुपोल, नीलकंठ, नाचना गणेश और भरथरी की तपोस्थली। कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल है ये, कनफटे नाथों के, जिनके कान फटे होते हैं। वैसे नहीं फटे, कानों में डायरेक्ट ऐसे चीरे अलग अलग हो रखे होते हैं। आगे लिखो। इसके अलावा आप जाइएगा तो एक ये क्षेत्र जरूर देख के आइएगा, कभी मौका मिल जाए। काली घाटी, कौन सा क्षेत्र इसमें? काली घाटी। यहीं पर आपको मिलेंगे मोर। इसी क्षेत्र पर क्या दिखाई देंगे आपको? बहुत सारे मोर। उसके अलावा यहां पर है आपके, अगर इच्छा हो तो कांकनवाड़ी का पठार। यहीं पर है आपके क्रासका का पठार, क्रासका का पठार। लिखो। एक नाम सुना है क्या कभी आपने, राजौरगढ़? राजौरगढ़ नहीं सुना? राजौरगढ़ के मंदिर, चलो मंदिर छोड़ो, राजौरगढ़ का अभिलेख तो सुना ही है। अरे ऐसे मत बोलो, मैं बता दूंगा मैंने कहां लिखाया है आपको। ऐसे मतलब ना करते जाओगे, मैं लिखा ही नहीं क्या? राजौरगढ़ अभिलेख गुर्जर प्रतिहारों के उस टॉपिक में अंतिम लाइन थी, उसकी अंतिम लाइन यही लिखी हुई है, राजौरगढ़ का अभिलेख। हाँ तो वो तो अंतिम है ना, हम तो अभी शुरू कर रहे हैं। कुछ तो बोलो। लिखो, राजौरगढ़ का मंदिर भी है वो, राजौरगढ़। ताल वृक्ष मंदिर यही है, ताल वृक्ष मंदिर। बस कंप्लीट। तो ये था सरिस्का अभ्यारण्य। अब आप हेडिंग डाल दीजिए सरिस्का ए अभ्यारण्य।
इसी का एक छोटा सा भाग किया गया है अलग, 2012 में किया था। लिख लिया सभी ने? हेडिंग लगाइए, सरिस्का ए अभयारण्य। अगला ए, ये लिखिए सभी ने। कितने अभयारण्य हो गए? 2, ये तीसरा। अगला लिखिएगा सरिस्का ए अभयारण्य। इसी से एक छोटा सा भाग अलग किया गया था 2012 में। यह भी कहां पर है? अलवर के अंदर है। इस बार इसे आर्थिक सर्वे के अंदर शामिल किया गया। पिछली बार यह शामिल नहीं था, इस बार शामिल हुआ ये। और क्षेत्रफल की भी हम बात करते हैं तो ये मात्र और मात्र कितना है? 3 वर्ग किलोमीटर। 5 वो है, 5.19 वर्ग किलोमीटर वो है सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, जो सबसे छोटा हुआ करता था। अब सबसे छोटा ये है। ये ऑप्शन में नहीं आएगा तो छोटा कौन सा हो जाएगा फिर? सज्जनगढ़ वाला, वो तो हम लिखेंगे वहां। इसमें लिख लीजिएगा राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य, राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य उतारिए। कितने हो गए? 3, 4, 5 और 6 लिख ली। अगला है केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य। एक है आपके राम सागर वन्य जीव अभयारण्य। एक है आपके वन विहार वन्य जीव अभयारण्य। ये 3 अभयारण्य है एक साथ में। इन तीनों की स्थापना जो है वो 1955 है। 55, 1955 और 1955। और ये तीनों ही कहां हैं? प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये। कौन सा धौलपुर में है और कौन सा नहीं है? बस इतने क्वेश्चन है, और कोई यहां से जानकारी नहीं है, बता दीजिए। इसके अलावा यहां पर अन्य और किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती है। आप लगभग पेपर देखेंगे ना तो इन 3 में से कोई ना कोई जरूर मिलेगा आपको, पक्का। और आपका स्वागत कर रहा होता हो। आओ। अच्छा अच्छा, देखिए। अरे अब चिंता मत करो, आपको पता भी नहीं चलने दूंगा मैं, 27 हो जाएंगे। 7 और 8 सवाई माधोपुर वन्य जीव अभयारण्य। और सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य। सवाई माधोपुर जो वन्य जीव अभयारण्य है इसकी स्थापना तो है 1955। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य जो है इसकी स्थापना है 1984। ये दोनों ही सवाई माधोपुर में। ये दोनों ही कहां पर है? सवाई माधोपुर। उतारो। एक बस इसमें याद रख लेना, सवाई मानसिंह जो वन्य जीव अभयारण्य है ना, यहां पर एक स्थल है चिड़ी खोहे। कभी शिकार खेलने आया करते थे यहां पर राजा। चिड़ी खोहे। कौन सा खोहे? चिड़ी खोहे। देखो अभी केवल कितने हुए थे? 2, और अब कितने हो गए? 8। कर दे 9। ये लो, बधाई हो आपके। कितने हुए हैं? 9। लिखो नंबर 9, दर्रा वन्य जीव अभयारण्य। और दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? कोटा। यह भी स्थापित कब है? यह वो अभयारण्य है जो नेशनल पार्क में भी विस्तृत है और टाइगर प्रोजेक्ट में भी विस्तृत है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तो इसका जो विस्तार है वो 2 में है। टाइगर प्रोजेक्ट में है थोड़ा सा, और थोड़ा सा किसमें है? मुकुंदरा हिल्स में। तो इसका तो काम हो गया ना थोड़ा थोड़ा, बूंद बूंद से इसका घड़ा भर गया। और ये रह गया कौन सा?
दर्रा वन्यजीव अभियान। बाकी ये समाप्त होना चाहिए था क्योंकि मुकुंदरा हिल्स है राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन पता नहीं इस बार आर्टिक सर्वे के अंदर कहा कि नहीं नहीं ये अलग नहीं होगा। हाँ जी, चलो बाकी का जो है वो हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, आप भी थोड़ा पानी वानी पी के आ जाइए।